नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल पर आप सबका स्वागत है। इंटरनेशनल रिलेशंस जो पेपर है सेमेस्टर 3 के स्टूडेंट्स को पढ़ना है पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स में, उसके एक और टॉपिक के साथ मैं आपके सामने हाजिर हूँ। आज हम पढ़ने वाले हैं पोस्ट वेस्टफीलिया या पोस्ट वेस्टफीलियन पीरियड, हिंदी में कहेंगे उत्तर वेस्टफीलियाई काल। हम इसमें क्या पढ़ते हैं? तो दोस्तों, हम जानते हैं कि 1648 में ट्रीटी ऑफ वेस्टफीलिया को साइन किया गया, कंक्लूड किया गया, और इसके क्या क्या इफ़ेक्ट्स हुए मैंने जो 30 इयर्स वार वाला वीडियो है उसमें आप सबको पढ़ा रखा है। इस टॉपिक में हम देखते हैं कि ट्रीटी ऑफ वेस्टफीलिया के बाद अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कौन कौन से इवेंट्स घटित हुए, इंटरनेशनल एरिना में कौन कौन से इवेंट्स हुए ट्रीटी ऑफ वेस्टफीलिया के बाद। इस चीज़ को हम देखने का प्रयास करते हैं। तो आप स्वयं सोचिए कि 1648 से अब तक बहुत सारे ऐसे इवेंट्स घटित हुए हैं इंटरनेशनल एरिना में जो कि इम्पॉर्टेंट हैं, और अगर हर एक इवेंट के बारे में हम लोग 5 लाइन भी लिखें तो वह कम होगा और बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाएगा। इसीलिए मैं आपको ये भी एडवाइस दे रहा हूँ इस टॉपिक को पढ़ने से पहले कि अगर इस टॉपिक से क्वेश्चंस आए तो आप उसको ना ही अटेम्प्ट करें, तो वही बुद्धिमानी है। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स को होता है कि अरे यार, ये टॉपिक में तो बहुत सारा कंटेंट है, इसको चलिए हम लिख देते हैं। लेकिन आप इसको लिखने जाएंगे तो आप शायद 2 घंटे में भी आंसर को कंप्लीट ना कर पाए और बाकी के आप क्वेश्चंस छोड़ कर आ जाएंगे। 10 क्वेश्चन सभी आमतौर पर विश्वविद्यालयों में होते हैं, जिसमें से 5 क्वेश्चंस करने होते हैं, 3 घंटा का आपका टाइम रहता है। तो इसीलिए इस टॉपिक से क्वेश्चंस ना करें, वही सही है। क्योंकि मैंने देखा है जब स्टूडेंट्स इस टॉपिक के आंसर्स को करने जाते हैं तो क्वेश्चन छूटता ही छूटता है। मेरे साथ भी ऐसा हुआ था। एक्चुअली जब मैं सेमेस्टर 1 में था तो मुझे मार्क्सिज्म में इतना ज़्यादा इंटरेस्ट था कि मैंने कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंजल्स को पूरा पढ़ लिया। अब क्वेश्चन आया मार्क्सिज्म से, अब मैं लिखने बैठ गया मार्क्सिज्म। अब मेरे दिमाग में थोड़ा सा मतलब ये रहता था कि अच्छा 2 लाइन और लिख लेते तो और बेहतर, अच्छा 4 लाइन और लिख लेते तो और बेहतर। इसी तरह से 1.5 घंटा हम एक ही आंसर्स को लिखते रह गए। उसके बाद पता चला अरे भाई अभी तो 4 और कंप्लीट करना है, तो उसके बाद फिर हम 2-2 ढाई पेजेस में उसको कंप्लीट किए, लेकिन मार्क्स कम आए थे। तो इसीलिए ब्रिंगिंग द मार्क्स इन एग्जामिनेशन इज द आर्ट। अगर आप अंक प्राप्त करना चाहते हैं अपने परीक्षाओं में तो वह एक कला है, और उसका सबसे पहला स्टेप है सिलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस। आपको अच्छे क्वेश्चंस को सिलेक्ट करना होगा सबसे पहले, टाइम को दिमाग में रख के, कंटेंट को दिमाग में रख के। तो उसके बाद आप जब आंसर लिखेंगे अपने पेपर में तो आपको अच्छे मार्क्स आएंगे। तो ये चीज़ है आपका। लेकिन देखिए, इससे असाइनमेंट आपको बहुत देखने को मिलता है। टीचर्स जो है असाइनमेंट आपको इसी टॉपिक से देंगे आमतौर पर, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा कंटेंट आपका होता है। आप इंटरनेट पे कहीं भी ढूंढ कर लिख सकते हैं और आप 25 पेज 30 पेज का असाइनमेंट आराम से बना सकते हैं। पर प्रॉब्लम ये है स्टूडेंट्स के साथ कि उनको पता ही नहीं है कि पोस्ट वेस्टफीलियन पीरियड को हम अप्रोच किस तरह से करें, हम किस तरह से इसको पढ़ने का प्रयास करें। तो इस चीज़ के सॉल्यूशन के साथ मैं आपके सामने आया हूँ। आपको कॉन्सेप्ट पूरा समझ में आएगा, जैसे मेरे हर एक वीडियोज़ में समझ में आता है अगर आप मेरे रेगुलर अगर स्टूडेंट हैं तो इसीलिए इंपॉर्टेंट टिप्स टू रिमेंबर: डोंट अटेम्प्ट अ क्वेश्चन फ्रॉम दिस टॉपिक। वाई यू डू नॉट हैव टू अटेम्प्ट द क्वेश्चन? बिकॉज द पोस्ट वेस्टफीलियन पीरियड कंसिस्ट ऑफ द जिस्ट ऑफ होल मॉडर्न वर्ल्ड हिस्ट्री। आपको पूरा का पूरा एक तरह से जिस्ट पढ़ना पड़ेगा, जो आधुनिक विश्व इतिहास है 1648 से लेकर अभी तक का जो इम्पोर्टेंट इवेंट्स हुए। तो इसीलिए आप अपने 5 क्वेश्चंस को कंप्लीट नहीं कर पाइएगा गिवन टाइम में। इसीलिए इस एडवाइस को सीरियसली लें, और बहुत सारे पेजेस लिखने के बाद भी आप इस आंसर को कंप्लीट नहीं कर पाइएगा। इसीलिए इस टॉपिक से आप क्वेश्चंस अटेम्प्ट ना ही करें। लेकिन एज ए स्टूडेंट आपके लिए एक टॉपिक इम्पॉर्टेंट है। अगर आप नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, इस टॉपिक का इम्पोर्टेंस वही है कि ये टॉपिक पर आपको अच्छा असाइनमेंट बन सकता है, कंटेंट्स बहुत ज़्यादा अवेलेबल है। फेवरेट टॉपिक है टीचर्स का, जिसे असाइनमेंट दे दिया जाता है टीचर्स के द्वारा कि जाओ भाई पोस्ट वेस्टफीलियन पीरियड पर करके आ जाओ असाइनमेंट। तो चलिए इसको हम पढ़ते हैं।
तो पोस्ट वेस्टफीलिया या उत्तर वेस्टफीलियाई काल। तो इस टॉपिक में हम जनरली पढ़ते हैं कि कौन कौन से इवेंट्स आपके 1648 के बाद घटित हुए इंटरनेशनल एरिना में, अंतर्राष्ट्रीय स्तर में। अगर दूसरे शब्दों में कहें तो हम एक ब्रीफ मॉडर्न वर्ल्ड हिस्ट्री को पढ़ जाते हैं, लेकिन उसे हम इंटरनेशनल रिलेशन के पर्सपेक्टिव से पढ़ते हैं, ना कि हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव से। मैंने आपको बताया था कि आपको लगता होगा कि अरे भाई इंटरनेशनल रिलेशन तो हिस्ट्री के जैसे ही है, इसमें भी हम वर्ल्ड वार 1 पढ़ रहे हैं, 2 पढ़ रहे हैं, रशियन रेवोल्यूशन पढ़ रहे हैं। लेकिन भाई जो पढ़ने का तरीका है, जो अप्रोच हम लगाते हैं, दैट इज डिफरेंट देन द हिस्ट्री। हम किसी भी इवेंट का हिस्टोरिकल एनालिसिस करते हैं तो हम डिस्क्रिप्शन प्रोवाइड करते हैं। अगर आप हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव से, अगर आप ऐतिहासिक संदर्भ में, अगर आप प्रथम विश्व युद्ध को पढ़िएगा तो आप उसका डिस्क्रिप्शन प्रोवाइड कीजिएगा, उसका ब्यौरा दीजिएगा कि कैसे हुआ, क्या क्या हुआ वर्ल्ड वार 1 में, कौन किसके किसके बीच में लड़ाई हुआ, कब लड़ाई हुआ, कब कौन किस पर हमला किया। ये सब चीज़ आपके सामने एक पिक्चर आ जाएगा कि अच्छा ऐसे हुआ, ये घोड़ा से गिरा, वो हाथी से गिरा, इसने बंदूक चला। लेकिन इंटरनेशनल पर्सपेक्टिव से अगर हम उसी इवेंट को एनालाइज करें तो हम उसके पीछे के कारण और परिणामों को जानने का प्रयास करते हैं। इसीलिए यूनिट 3 में मैंने आपको जितने भी टॉपिक्स कराए हैं, रशियन रेवोल्यूशन हो, वर्ल्ड वार 1 हो, वर्ल्ड वार 2 हो, राइज ऑफ नाजिज्म, राइज ऑफ फासिज्म, तो सब में मैंने आपको, या कोल्ड वार हो गया, सब में मैंने आपको रीजन पे फोकस किया है, कॉजेस पे फोकस किया है, कारण और परिणाम। तो हम पोस्ट वेस्टफीलियन पीरियड में देखते हैं कि 1648 के बाद आपके कौन कौन से इंपॉर्टेंट इवेंट्स वर्ल्ड एरिना में, अंतर्राष्ट्रीय स्तर में घटित हुए। लेकिन हम उसे हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव से ना देखकर हम इंटरनेशनल रिलेशन के पर्सपेक्टिव से देखते हैं। और आपको पता है कि इंटरनेशनल पर्सपेक्टिव में हम कारण और परिणामों को ढूंढने का प्रयास करते हैं, ना कि उसके डिस्क्रिप्शन को देखने का प्रयास करते हैं। तो अगर हम देखें तो पोस्ट वेस्टफीलियन पीरियड को 5 चरणों में डिवाइड किया गया है। पोस्ट वेस्टफीलियन पीरियड कैन बी डिवाइडेड इनटू 5 फेजेस। सबसे पहला है क्लासिकल फेज। हिंदी में आप इसको क्लासिकी चरण लिखिएगा, शास्त्रीय चरण भी बोल सकते हैं, पर काफ़ी ऑकवर्ड लग रहा है सुनने में, इसीलिए क्लासिकी अगर चरण लिखे तो वही बेहतर है। 1648 से 1815 तक। पोस्ट क्लासिकल फेज उत्तर क्लासिकी चरण 1816 से 1913 तक। ट्रांजिशनल फेज अर्थात संक्रमणीय चरण 1914 से 1948 तक। कोल्ड वार फेज अर्थात शीत युद्ध का चरण 1949 से 1991 तक। और कंटेम्प्ररी फेज 1991 से अब तक, प्रेजेंट टाइम तक। तो ये जो 5 चीज़ें हैं, आप सोचिए इसमें एक एक चरण में कितने सारे आपके टॉपिक्स आएंगे, और सब टॉपिक्स पे थोड़ा थोड़ा भी लिखेंगे तो कहाँ से आंसर कर पाएंगे। तो यही चीज़ है, लेकिन देखते हैं इसमें हम पढ़ते क्या क्या है। तो सबसे पहले क्लासिकल फेज में हम ट्रीटी ऑफ वेस्टफीलिया को भी देखते हैं, इसके इफेक्ट को भी देखते हैं। तो ये आपको जानना है तो मैंने आपको वीडियो बना दिया है, 30 ईयर्स वार वाले वीडियो में आप जाकर देख सकते हैं। हम इसमें दूसरा देखते हैं वार ऑफ स्पेनिश सक्सेशन, कि स्पेन के राजगद्दी पर कौन बैठेगा 1701 में जो आपका युद्ध हुआ था, कौन बनेगा स्पेन का उत्तराधिकारी। तो इसके बारे में आप डिटेल में देख सकते हैं। इसके बाद ऑस्ट्रिया पावरफुल बन गया था। फिर ट्रीटी ऑफ यूचरेट, तो यही ट्रीटी हुई थी जिससे ये वार ऑफ स्पेनिश सक्सेशन का अंत हुआ था, तो इसको भी आप देख लेंगे। फिर ये इम्पॉर्टेंट है, यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन फॉर्म्ड। ये इंटरनेशनल रिलेशंस में काफ़ी इम्पॉर्टेंट इवेंट है। पहले जब इंडिया में ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी तो हम उसे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी बोलते थे, ना कि यूनाइटेड किंगडम की ईस्ट इंडिया कंपनी। अर्थात जो आपका यूनाइटेड किंगडम है वो जो है काफ़ी किंगडम्स का एक समूह था। उसमें आपका ग्रेट ब्रिटेन भी था, स्कॉटलैंड भी था, साथ ही साथ आपका वेल्स था, इंग्लैंड था, और आपका नॉर्दर्न आयरलैंड था। ये अलग अलग किंगडम्स हुआ करते थे। लेकिन 1707 में ग्रेट ब्रिटेन, स्कॉटलैंड और जो तमाम किंगडम्स हैं वह एक साथ आ गए आपका यूनियन एक्ट के तहत 1707 में, जिसे पारित किया गया पार्लियामेंट के द्वारा।
और यूनाइटेड किंगडम एज अ कंट्री आपका एग्जिस्टेंस में आया। और बताइए, जब ग्रेट ब्रिटेन इतना पावरफुल था तो साथ में और भी किंगडम्स मिल जाएंगे तो वे ज़्यादा पावरफुल होंगे कि नहीं? तो उसी समय आपका ब्रिटेन और ज़्यादा पावरफुल हो गया और ज़्यादा कॉलोनाइज करना शुरू कर दिया पूरे दुनिया को। फ्रांस से काफ़ी ज़्यादा ताकतवर हो गया उसी समय। अगर आप थोड़ा भी अगर भारतीय इतिहास के बारे में जानते हैं, मैं ऐसे ही आपको बता देता हूँ समझने के लिए चीज़ों को। 1707 में एक बड़ा इंपॉर्टेंट घटना हुई थी, औरंगजेब की मृत्यु हो गई थी। और औरंगजेब शक्तिशाली शासकों में से, मुगल शासकों में से सबसे अंतिम था। उसके बाद जितने भी मुगल रूलर्स आए सबके सब बेकार थे, सबके सब पोटेंट नहीं थे। और आप देखिएगा कि एक तरफ जो मुगल डायनेस्टी है उसका पतन हो रहा है, वह उसका डाउनफॉल हो रहा है, और दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि ग्रेट ब्रिटेन अब यूनाइटेड किंगडम हो गया। अर्थात ग्रेट ब्रिटेन में और भी छोटे छोटे किंगडम्स मर्ज हो गए, इसकी पावर बढ़ गई। और यही कारण है कि बहुत जल्दी फिर प्लासी का युद्ध होता है, बैटल ऑफ बक्सर होता है 1764 में, और धीरे धीरे जो ब्रिटेन है हम लोगों को कॉलोनाइज कर लेता है। तो इस तरह से भी आप हमारे इतिहास को समझ सकते हैं। तो मैंने बस एक आपको परसेप्शन दिया कि कैसे चीज़ों को समझना है। अगर आप फ्यूचर में अगर यूपीएससी की तैयारी करें तो देखिए, चीज़ें आप जो पढ़ते हैं ना उसको प्रोसेसिंग करना सीखिए। आपके पास बहुत सारे इन्फॉर्मेशन है आपके माइंड में, बस आप उसको प्रोसेस नहीं कर पाते, यही प्रॉब्लम है। उसको आपको सीखना पड़ेगा धीरे धीरे। अब उसके बाद आपका और इम्पॉर्टेंट इवेंट में है अमेरिकन वार ऑफ इंडिपेंडेंस 1775-76 में हुआ। इसमें जो 13 कॉलोनीज थे, अमेरिकन कॉलोनीज जिसे ब्रिटेन रूल करता था, उसे आज़ादी मिली। अमेरिकन वार ऑफ इंडिपेंडेंस लिबर्टी और इक्वालिटी के स्लोगन पर लड़ा गया, यही प्रिंसिपल था इसका मेन। उसके बाद फ्रेंच रेवोल्यूशन 1789 में होता है। आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा क्यों फ्रेंच रेवोल्यूशन होता है, 9th में ये चैप्टर था, मुझे याद है। तो इसमें आपका लिबर्टी, इक्वालिटी और फैटर्निटी का कॉन्सेप्ट होता है। ये अपने आप में एक टॉपिक है, इसके कॉजेस कंसिक्वेंसेस को आप देख लीजिएगा। उसके बाद एक इम्पॉर्टेंट और इवेंट है जिसे मैं लिखना भूल गया हूँ गलती से, वह है राइज ऑफ नेपोलियन बोनापार्ट। तो नेपोलियन बोनापार्ट का राइज कैसे होता है? 1789 में आपका डेमोक्रेसी आ जाता है। अगर आप 9th क्लास याद होगा तो देखिए आप सब चीज़ों को समझ जाइएगा। वहाँ डेमोक्रेसी तो आता है, लेकिन उस समय रेन ऑफ टेरर आ जाता है। रेन ऑफ टेरर क्या होता है? तो मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर जो होते हैं वह इतना ज़्यादा इक्वालिटी आपको कर देते हैं कंट्री में कि लोग रह ही नहीं पाते। मतलब इतना ज़्यादा इक्वालिटी कि आप कह नहीं सकते उसके बारे में। अगर एक रिक्शा वाला भी अगर वाइट ब्रेड को अफोर्ड कर पा रहा है तो आप कितने भी अमीर क्यों ना हो, आपको भी वाइट ब्रेड खाना है, ब्राउन ब्रेड नहीं लेके खा सकते। तो उस रूल से, उस इक्वालिटी के रूल से लोग एकदम बहुत परेशान हो गए। रेन ऑफ टेरर का नाम दिया गया उसको। और उसके बाद फिर उनको एग्जीक्यूट कर दिया जाता है, मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर का। और उसके बाद फिर डायरेक्टरी गवर्नमेंट बनती है। डायरेक्टरी गवर्नमेंट अर्थात पहले तो मोनार्की थी, मोनार्की के बाद फ्रेंच में वन मैन रूल आया। भले उसको डेमोक्रेसी का नाम दिया गया पर वन मैन रूल था। मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर एक तरह से डिक्टेटर ही थे वहाँ के। उसके बाद डायरेक्टरी। अब क्या किया गया कि 5 क्षेत्रों में फ्रांस को बांट दिया गया और 5 अलग अलग लोग अलग अलग रीजन्स में शासन करने लगे। तो वन मैन रूल टू फ्यू मैन रूल पर आपका फ्रांस आ गया। उसमें एक नेपोलियन बोनापार्ट भी था। हम राइज ऑफ नेपोलियन बोनापार्ट पढ़ रहे हैं अभी, इसको देख रहे हैं। और 1796 में सभी डायरेक्टरी को सुपरसीड करके जनरल बनता है नेपोलियन बोनापार्ट, और 1799 में अपने आप को एम्पेरर डिक्लेयर कर देता है, और इसी को राइज ऑफ नेपोलियन बोनापार्ट कहते हैं। और उसके बाद ये अपना निकल जाता है, जो इसका होता है कि मुझे पूरे यूरोप को जीतना है अपने कॉन्क्वेस्ट पे, और बहुत सारे युद्ध लड़ता है। लास्ट में बैटल ऑफ वाटरलू होता है जो कि इंपॉर्टेंट इवेंट है, क्लासिकल फेज में आपको पढ़ना है, जिसमें 3 कंट्रीज के आपके जो फोर्सेस होते हैं वो नेपोलियन के खिलाफ लड़ते हैं। रशिया, प्रूशिया और ब्रिटेन। प्रूशिया बाद में चल के जर्मनी बन जाएगा, ये सबसे बड़ा किंगडम होता है। इसके जब प्राइम मिनिस्टर बनेंगे आपके ऑटोमन बिस्मार्क, तो उसके बाद इसका यूनिफिकेशन होगा। तो प्रूशिया में ही छोटे छोटे किंगडम्स मिलकर बाद में फिर ये जर्मनी बन जाता है। तो ये चीज़ को आपको ध्यान में रखना है, कंफ्यूज नहीं होंगे। पर्सिया और प्रूशिया को एक में मत मिला दीजिएगा। पर्सिया क्या है? तो जो ईरान है, ईरान का पुराना नाम है पर्सिया। प्रूशिया अलग है। प्रूशिया
जर्मनी को एक तरह से आप समझ सकते हैं अगर आम भाषा में बोले तो, अगर उतने डीप ना जाए तो बैटल ऑफ वाटरलू होता है, उसमें नेपोलियन हारता है और उसके बाद उसको भेज दिया जाता है सेंट हेलिना आइलैंड और 1721 में उसकी 1821 में उसकी मृत्यु हो जाती है, वह मर जाता है। इसके बाद एक आपका कांग्रेस ऑफ वियना होता है। कांग्रेस ऑफ वियना की मीटिंग होती है, सारे कंट्रीज बैठते हैं साथ में। ये पोस्ट क्लासिकल फेज में हम पहुंच चुके हैं, उत्तर क्लासिकी चरण में। तो कांग्रेस ऑफ वियना से यही कोशिश किया जाता है कि हम फिर से मेंटेन रखें पीस को यूरोप में। और इनका मानना होता है कि अगर आपको यूरोप में पीस को मेंटेन करना है तो आपको फ्रांस को कमज़ोर करना पड़ेगा, क्योंकि क्या पता फिर एक बार नेपोलियन बोनापार्ट जैसा कोई व्यक्ति आ जाए। तो इसीलिए उसको कमज़ोर किया जाता है। और एक कॉन्सेप्ट यहाँ पे और आता है, आप अपने क्वेश्चंस में शायद देखे होंगे कभी, कॉन्सर्ट ऑफ यूरोप। ये कॉन्सर्ट ऑफ यूरोप कोई इवेंट नहीं है, यह एक कॉन्सेप्ट है। इसके तहत क्या था कि जितने भी आपके कंट्रीज थे यूरोप में, सबको अपना अपना गिवन रोल को परफॉर्म करना था। कॉन्सर्ट में क्या होता है, बहुत सारे लोग वहाँ होते हैं कॉन्सर्ट में, कोई तबला बजाता है, कोई हारमोनियम प्ले करता है, कोई पियानो बजाता है, और सबको अपना अपना रोल दे दिया जाता है। और एक भी अगर बंदा अपने रोल को सही से नहीं परफॉर्म करेगा तो क्या होगा, तो उसके बाद कॉन्सर्ट खराब हो जाता है, वहाँ केओस हो जाता है, एनार्की का सिचुएशन आ जाता है, पीस जो है वह समाप्त हो जाता है। तो यही है कॉन्सेप्ट ऑफ यूरोप में कि सभी जो कंट्रीज़ हैं अगर अपने अपने रोल को सही से निभाएंगे तो फिर पीस मेंटेन रहेगा। उसके बाद मुनरो सिद्धांत 1823 में, ये इसके तहत यूएसए डिक्लेयर कर देता है कि जो वेस्टर्न हेमिस्फीयर है, जो ट्रांस अटलांटिक रीजन है, अर्थात जो नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका है, उसमें यूरोपियन कॉलोनियल पावर्स जो है वह हस्तक्षेप ना करें। और इसी के डर से उस समय यूएस काफ़ी मजबूत हो गया था उस टाइम तक। इसी के डर से फ्रांस और ब्रिटेन जल्दी और पुर्तगाल जल्दी से निकल जाते हैं साउथ अमेरिका से, एकदम दुबक के कि जल्दी निकलो वरना अमेरिका कुछ कर सकता है। उसके बाद यूनिफिकेशन ऑफ इटली होता है, ये अपने आप में एक टॉपिक है। 1848 से 1870 के बीच में ये जो प्रोसेस है इसको अकम्प्लिश किया जाता है। इसमें 3 नाम बहुत इंपॉर्टेंट हैं। पहला है मजीनी, जो कि आपका पोएट होता है, इसको हर्ट बोला गया है इस रेवोल्यूशन का, वह क्रांति जिसके द्वारा आपका जो इटली है उसका यूनिफिकेशन हुआ, तो मजीनी को हर्ट बोला गया। गैरीबाल्डी को स्रोड बोला गया क्योंकि गैरीबाल्डी ने युद्ध किया था। और CAVOUR जो कैवूर है, इसे ब्रेन कहा जाता है। तो ये जो 3 लोग हैं इनका नाम आप याद रख सकते हैं यूनिफिकेशन ऑफ इटली में। यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी, यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी का श्रेय तो सिर्फ मात्र एक ही व्यक्ति को दिया जाता है, ओटोमन बिस्मार्क। बहुत ही महान व्यक्ति थे, बहुत ही महान डिप्लोमेट थे, इनकी कहानियाँ बहुत चर्चित है और बहुत इंटरेस्टिंग है। कभी मौका मिलेगा तो बताऊंगा, अभी खैर रहने दीजिए। तो ये भी इसी टाइम पीरियड में हुआ था। अब देखिए, किसी भी कंट्री का यूनिफिकेशन जो है ना, वन गिवन पॉइंट ऑफ टाइम में नहीं होता। हम बोल सकते हैं कि इंडिया इंडिपेंडेंट 1947 में हुआ, लेकिन क्या इसका पूरी तरह से यूनिफिकेशन हुआ? नहीं हुआ। इसका तो यूनिफिकेशन का प्रोसेस आज तक चलता आ रहा है, उस समय भी चल रहा था। आपका गोवा बाद में इसमें मर्ज हुआ 1961 के आसपास में। दामन एंड दीव था पुर्तगाल के कब्जे में, इधर पोंडीचेरी था जिस पर फ्रेंच कॉलोनी उस समय भी था। हैदराबाद 1947 जब हम लोगों ने इंडिपेंडेंस को क्लेम किया, उस समय तक हैदराबाद, वहाँ निज़ाम था हैदराबाद में। जूनागढ़ था, कश्मीर था, आज भी जो कश्मीर का इलाका है गिलगिट और बाल्टिस्तान का। फिर उसके बाद अक्साई चीन। तो आज भी पूरी तरह से यूनिफिकेशन नहीं हुआ है। उसी तरह से इटली पर फ्रांस का कब्जा था उस समय एक पार्ट पर। वो बहुत लंबा कहानी है, बहुत ज़्यादा हो जाएगा, बस आपको कॉन्सेप्ट समझना है। फ्रैंको पर्शियन वार अर्थात फ्रांस और प्रूसिया माने जर्मनी में, तो मैंने आपको जब वर्ल्ड वार 1 के कॉजेस एंड कंसिक्वेंसेस बताए थे तो ये सबसे इंपॉर्टेंट कॉज था। इसमें जर्मनी ने फ्रांस के साथ दुर्व्यवहार किया था और फ्रांस जो था इसी समय से बदले के मूड में था। जो एल्सास और लॉरिन का जो इलाका होता है, आपने 12th क्लास के बुक में भी पढ़ा होगा, इसी वार से रिलेटेड आपका चैप्टर था। पहला चैप्टर मुझे अभी भी याद है, द लास्ट लेसन बाय अल्फोंसे डॉडट। देखो भाई, 12 का भी याद रखें अब तक। तो वही है, उसमें आपको ये 2 चैप्टर्स का 2 सिटीज़ का आपको विवरण मिलता है जो आपका फ्लेमिंगो बुक होता है। तो ये यही वार से है। और मैंने आपको जो वर्ल्ड वार 1 वाला वीडियो है ना, आप उसको देखिएगा, मैंने समझा है इस वार के बारे में।
फिर हेग कन्वेंशन होता है, आपका हेग समझौता होता है, एक तरह से 2 बार होता है 1899 और 1907 में। इसमें किस तरह से युद्ध में हम कंडक्ट करेंगे एक दूसरे के साथ। फिर असैन्यकरण पर फोकस किया गया, आर्बिट्रेशन अर्थात समझौते पे फोकस किया गया। लेकिन हेग कन्वेंशन पूरी तरह से फेल हो गया, क्योंकि हम जानते हैं कि 1914 में बहुत बड़ा आपका शिव तांडव हुआ, वर्ल्ड वार 1 शुरू हो गया। तो कहाँ डीमिलिटराइजेशन हो पाया और कहाँ आपका आर्बिट्रेशन हो पाया कंट्रीज़ के बीच में। तो ये कुछ इवेंट्स हैं जो कि आप पोस्ट क्लासिकल फेज में देख सकते हैं। अगर आप चाहें तो खुद से भी इस इवेंट को सर्च कर सकते हैं। और जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हैं वो क्या करें, अगर उनको ये सब टॉपिक्स हिंदी में नहीं मिलते तो आप अगर डेस्कटॉप या लैपटॉप पर उस वेबसाइट को खोलिएगा तो आपको एक ऑप्शन आता है ऊपर टूल बार में, ट्रांसलेट दिस पेज इनटू हिंदी। तो आप जब ट्रांसलेट कीजिएगा हिंदी में तो आपको हिंदी में इन सब से कंटेंट मिल जाएगा। और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है, फील फ्री टू राइट इन द कमेंट बॉक्स, मैं तो आपका मदद करता ही हूँ हमेशा की तरह। उसके बाद ट्रांजिशनल फेज है 1914 से 1948। अब इसके बारे में तो भाई मैंने डिटेल लेक्चर प्रोवाइड किया है। वर्ल्ड वार 1, रशियन रिवोल्यूशन, वर्ल्ड वार 1 के बाद जो पेरिस पीस कॉन्फ्रेंस हुआ जिसमें ट्रीटी ऑफ वर्सलीज हुआ, उसके बारे में मैंने जो कॉजेस ऑफ वर्ल्ड वार 2 है उसमें भी बताया है, कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ वर्ल्ड वार 1 में भी बताया है, और राइज ऑफ नाजिज्म वाले में भी बताया है। तो वो तो मैंने बहुत बार बता दिया। लीग ऑफ नेशन के बारे में मैं बता चुका हूँ, वर्ल्ड वार 2, यूनाइटेड नेशंस। फिर उसके बाद इसी टाइम पीरियड में कोलैप्स ऑफ जापान, इटली एंड बाइफर्केशन ऑफ जर्मनी हुआ, क्योंकि जब कोल्ड वार की शुरुआत हो जाती है तो उस समय बाइफर्केट हो जाता है जर्मनी ईस्ट और वेस्ट जर्मनी में। और ईस्ट जर्मनी में आपका यूएसएसआर का कब्जा हो जाता है, और वेस्ट जर्मनी में आपका जो कैपिटलिस्ट वर्ल्ड होता है उसका कब्जा होता है। और जब बर्लिन वॉल जब गिरता है आपका 1989 में, तो फिर से रीयूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी। अब आपको समझ में आया, आप जब भी देखिएगा 1989 में रीयूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी होता है, इसका ये मतलब है कि हम जर्मनी को रीयूनिफाई कर रहे हैं। मतलब एक ऐसा भी टाइम था जब उसका यूनिफिकेशन हो चुका था। तो यूनिफिकेशन कब हुआ था? तो 1848 से 1870 के बीच में। इसीलिए एक बार यूनिफिकेशन हुआ तो इसीलिए हम दूसरा बार क्या बोल रहे हैं, रीयूनिफिकेशन, ना कि हम 1989 में बोल रहे हैं यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी। ये सब चीज़ें हैं समझने के लिए। अब जापान पे भाई अगर 2 बॉम्ब गिरा दीजिएगा तब तो हालत पस्त हो ही जाएगा। इटली में भी नॉर्मंडी, आपने मूवी ये सब भी देखा होगा, इसका भी हालत ख़राब हो गया था इटली का। फिर आपका 2 सुपर पावर्स आ जाते हैं वर्ल्ड एरिना में, 2 शेर आ जाते हैं पूरे विश्व के जंगल में, यूएसएसआर और यूएसए। और इसके बाद फिर कोल्ड वार की शुरुआत हो जाती है। और इसी कोल्ड वार के फेज़ में आपको थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ के बारे में भी देखना है। और कोल्ड वार के फेजेस तो अपने आप में टॉपिक्स हैं, तो मैं फेजेस ऑफ कोल्ड वार मैं आपको अगले वीडियो में पढ़ाऊंगा। नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट मैंने डिस्कस किया है, जिसमें मैं पढ़ा रहा था लेवल ऑफ एनालिसिस, उसमें मैंने थोड़ा बहुत बताया था इसके बारे में। थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज, तृतीय विश्व के देश, इस पर भी एक वीडियो है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर देख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है वो। आपका कॉम्पेरेटिव पॉलिटिक्स के लिए भी सेम है और इंटरनेशनल रिलेशन के लिए भी सेम है, ठीक है। तो दोनों में किसी में भी क्वेश्चन है आप उसको कर सकते हैं, मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा। तो ये आपका शीत युद्ध का चरण हो गया। फिर उसके बाद कंटेम्प्रेरी फेज हो गया 1991 से और अब तक। इसमें इम्पॉर्टेंट हम क्या देखते हैं, तो डिसइंटीग्रेशन ऑफ यूएसएसआर, मैंने आपको बताया है कोल्ड वार वाले वीडियो में, एंड ऑफ कोल्ड वार में, कि किस तरह से आपका एंड हुआ है कोल्ड वार का। तो यूएसएसआर 15 डिफरेंट कंट्रीज में टूट जाता है, इसका पतन हो जाता है। फिर WTO आपका 1995 में आता है, उसके बारे में देखना है। यूएसएस सुपर पावर हो जाता है, यूनिपोलर वर्ल्ड बन जाता है, इस इवेंट को देखना है। फिर पूरे इकोनॉमिक सिस्टम का कैपिटलाइजेशन हो जाता है। लोग जो है वह सोशलिस्ट सिस्टम ऑफ इकोनॉमी को नकार देते हैं, क्योंकि यूएसएसआर पूरी तरह से फेल हो गया था। क्यों फेल हुआ था, ये सब सारी चीज़ें मैंने बताई हैं कोल्ड वार वाले वीडियो में। तो यही चीज़ें आपको देखना था पोस्ट वेस्टफीलियन पीरियड में। सो दिस इज़ सो लेंदी, सो बल्कि। फिर से सजेस्ट करता हूँ बिल्कुल क्वेश्चन अटेम्प्ट ना करें। अगर पढ़ना चाहें तो खुद से इसको पढ़ सकते हैं, लेकिन डू नॉट अटेम्प्ट द क्वेश्चंस फ्रॉम दिस टॉपिक। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। अगर आपको किसी प्रकार का डाउट है इस टॉपिक में, या फिर अगर कोई ऐसा टॉपिक है जिस पर आपको कंटेंट नहीं मिल रहा है, तो फिर आप
मुझे कमेंट बॉक्स में लिखें, मैं आपको उसका सॉल्यूशन प्रोवाइड करा दूंगा और मैं आपको उसके नोट्स प्रोवाइड करा दूंगा। और ये जो आपका स्लाइड शो है, इसको अगर आप डाउनलोड करना चाहते हैं इस नोट्स को, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखें, उसमें मैं हर एक वीडियो में इंक्लूडेड रखता हूँ। साथ ही साथ अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं, मेरी पढ़ाई से अगर आपको लाभ हो रहा है, तो यूट्यूब के बहुत कम रेवेन्यू के कारण मैं मोटिवेशन लैक कर रहा हूँ, तो आप मुझे गूगल पे और फ़ोनपे के माध्यम से भी सहायता कर सकते हैं। 7061064881 है मेरा नंबर, जो कि स्क्रीन पे भी डिस्प्ले हो रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। पढ़ते रहें विद पढ़ो तो वैसे, और ऐसे पढ़ें जैसे चीज़ें आपके दिमाग में याद रहें, आप कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझें। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।